हेलो दोस्तों, आई एम पी के। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है क्रिया। क्रिया वह टॉपिक है जिससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। मैं आपको आज इस वीडियो में क्रिया शब्दों की कुछ पहचान और मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिया शब्द जो है एक विकारी शब्द है। इससे पहले हम आपको 3 विकारी शब्द पढ़ा चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्रिया। विकारी शब्द 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4। विकारी शब्द कहते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, उनको विकारी शब्द कहा जाता है। परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, वचन, काल या कारक के द्वारा जिन शब्दों का रूप थोड़ा बदल जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। और हिंदी व्याकरण के अंदर विकारी शब्द 4 ही होते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्रिया। अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये बच्चा भी यहाँ पर कुछ कर रहा है, काम, पढ़ने का काम कर रहा है। ये बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं और ये पढ़ने का काम कर रहा है बच्चा। ये व्यक्ति खेत में हल जोत रहा है। ये क्या काम कर रहा है? जोतने का काम कर रहा है। और ये क्या है? यहाँ पर कुछ काम तो नहीं हो रहा है, किंतु किसी चीज के होने का पता लग रहा है कि जंगल है। ठीक है, तो आइए इनको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं क्रिया क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और समझो। देखिए यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हुए हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, किसान हल जोत रहा है। हल जोत रहा है तो किसान कुछ काम कर रहा है। एक तो देखो, वाक्य के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है इसके लिए। एक तो होता है कर्ता, जो कार्य को करता है, काम को करने वाला होता है, और दूसरा होता है हमारा कार्य, जो काम होता है। तो जो कार्य है वो क्या है? वो जोत रहा है, हल को जोत रहा है किसान। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं। लड़का क्या करता है? पढ़ता है, तो लड़का क्या काम कर रहा है? पढ़ता है। यहाँ पर काम पढ़ने का हो रहा है। यह एक जंगल है। यहाँ पर देखो, काम तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का पता लग रहा है हे के द्वारा। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, छोटी सी बात है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या किसी का होना, किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जोत रहा है, खेल रहे हैं, पढ़ता है और है, ये क्या है? ये सभी क्रिया शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चा तैर रहा है। बच्चा तैर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? तैरने का काम। वह तैराक है। यहाँ पर किसी भी कार्य के होने का बोध नहीं हो रहा है, किंतु यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो रहा है। जैसे तैराक के होने का बोध हो रहा है इस है शब्द के द्वारा। तो ये क्या कहलाएंगे शब्द? जो जो मैंने गोले किए हैं लाल रंग से, वो शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे और डिटेल से इसको पढ़ते हैं। देखिए, वाक्य में क्रिया का क्या महत्व होता है, काम का क्या महत्व होता है। किसी भी वाक्य में कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है। बिना कार्य के, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। वाक्य अधूरा रहता है और क्रिया के बिना वाक्य की रचना भी नहीं हो सकती। ये बात दिमाग में बैठानी है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्रिया और सहायक क्रिया। देखिए, क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें मैं अंतर बता देता हूँ। पहला वाक्य पढ़ते हैं, राजू दौड़ रहा है, रेनू गाना गा चुकी है, बच्चा अब सो चुका है। इनके अंदर जो मुख्य क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं? दौड़, गा, सो, ये क्या है? हमारी मुख्य क्रियाएं हैं। तो ये क्या काम कर रही हैं? ये वाक्य के अंदर मुख्य अर्थ प्रदान कर रही हैं कि जो करता है वो क्या कर रहा है। करता जो है वो दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। रेनू क्या काम कर रही है? गाने का काम कर रही है, गा रही है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा सोने का काम कर रहा है। जो मुख्य अर्थ प्रदान करती है वो मुख्य क्रिया कहलाती है। और सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य अर्थ के अलावा जो शेष अंग बचता है क्रिया का, वो सहायक क्रिया कहलाती है। इसको अंग्रेजी में हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। और क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। तो जैसे आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डूइंग क्या हो गया? करना, काम को करना हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गया। और एम क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि सहायक क्रिया हो गई। तो मैंने इंग्लिश का एग्जांपल यहाँ पर इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया और सहायक क्रिया आप समझ गए। क्रिया, देखिए क्रिया मैंने पहले भी आपको बताया था, क्रिया एक विकारी शब्द होता है। क्रिया के अंदर परिवर्तन हो सकते हैं। क्रिया का जो रूप है वो बदल सकता है, फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन, कारक और काल के कारण इसका रूप बदलता है। जैसे पढ़ना, पढ़ रहा है, पढ़ूंगा, पढ़ चुका हूँ, पढ़ना, इस तरह के शब्द। इन सब में पढ़ जो है वो ऐसा अंश है जो सभी क्रियाओं में है। देखिए, पढ़ना, पढ़ रहा है, इन सभी में पढ़, ये जो पढ़ है ये सभी के अंदर आया है। तो यही क्या होता है? इसको ही धातु शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये आप समझ जाओ, धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप।
उसके अंदर जब हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो फिर वो उसका रूप बदल जाता है, किंतु जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे लिख, खा, उठ, सो, हंस, दौड़ आदि। अब इनमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, लिखता, खाना, उठते, तो कुछ भी हम इसके अंदर प्रत्यय लगाकर इसका रूप बदल सकते हैं। किंतु जो धातु शब्द है हमारा वो क्या है, वो ये है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद, ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यही एग्जाम में जो आता है वो इन्हीं में से एग्जाम में आएगा आपका। तो हम देख लेते हैं क्रिया के मुख्य रूप से दो आधारों पर हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया है इसका। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर कितनी क्रिया होती हैं, दो होती हैं, पहली सकर्मक, दूसरी अकर्मक। रचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकारी, नामधातु और कृदंत क्रियाएं। इन सबको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। कर्म के आधार पर सबसे पहले हम आपको बता दें, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। देखिए इसे पढ़ाने से पहले तीन चीजें देख लीजिए। सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, कर्ता, कर्म और क्रिया। देखिए क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ेगा या फिर कर्म पर पड़ेगा। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया बना देते हैं। जैसे प्रियांशु ने पतंग उड़ाई, प्रियांशु ने पतंग उड़ाई। तो यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। इसमें कर्म जुड़ा हो, जिसके क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक हो गई, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो अकर्मक हो गई। सकर्मक मतलब कर्म साथ में, अकर्मक मतलब कर्म साथ में नहीं है। प्रियांशु ने पतंग उड़ाई, पर क्या उड़ाया प्रियांशु ने, प्रियांशु ने क्या उड़ाया। तो क्या का हमें जवाब मिल गया, क्रिया के साथ हम क्या का सवाल करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा पतंग उड़ाई। क्रिया का फल कहाँ पड़ रहा है, उड़ाने का, पतंग पर। ताहिर ने भाई को पत्र लिखा, ताहिर ने क्या काम किया, पत्र लिखा। किसे लिखा, भाई को। जब हमें क्या और किसे या किसको, जब हमें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्रिया से तो हम कहते हैं कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मंत्री ने भाषण दिया, क्या दिया, भाषण दिया, जवाब मिल गया। तो जिस क्रिया के साथ कर्म आता है वह सकर्मक क्रिया होती है, यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म होता है। और अकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे बच्चा खेलता है, क्या खेलता है, किसे खेलता है, किसको खेलता है, कुछ भी यहाँ पर हमें इसका जवाब नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब अकर्मक है। मदन दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है, कुछ नहीं पता। कमला उबाल रही है, क्या उबाल रही है, किसे उबाल रही है, अंडे उबाल रही है या आलू उबाल रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। यानी जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक। बस इतनी सी छोटी सी बात है। अब सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सवाल करने पर, क्या सवाल करने पर जवाब मिल जाए वो एक कर्मक, और जिस क्रिया से सवाल करने पर हमें किसे का जवाब भी मिल जाए, किसे या किसको का जवाब भी मिल जाए वो द्विकर्मक। बस इतनी सी बात है। जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक, जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक। शिशु दूध पीता है, शिशु क्या पीता है, जवाब मिल रहा है दूध। माता जी ने लड्डू बनाए, क्या बनाया, क्या बनाया, लड्डू बनाए। साहिल ने अनिल को पेंसिल दी, साहिल ने क्या दी, पेंसिल। किसको दी, अनिल को। दोनों का जवाब मिल गया, द्विकर्मक हो गई। शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। दोनों का जवाब यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके और किसे या किसको प्रश्न करके हम सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक का पता लगा सकते हैं, ये इसकी पहचान है। क्या का जवाब मिल जाए या किसे का जवाब मिल जाए, क्या या किसे का जवाब, किसी एक चीज का जवाब मिल जाए इन दोनों में से तो यहाँ पर एक कर्मक, और दोनों का जवाब मिले तो किसे, किसको और क्या का जवाब मिल जाए तो द्विकर्मक। बस इतनी सी बात है। आगे चलो। तो प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर हम वाक्य के प्रकार देखते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए शब्द से ही यहाँ पर हम अंदाजा लग जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि यहाँ पर कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही है, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चा दूध पीता है, एक वाक्य। अब इसी को दूसरे तरीके से, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तीसरा, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलाती है। देखो तीनों में एक चीज है, यहाँ पर जो करता है वो स्वयं कार्य कर रहा है, करता यहाँ पर स्वयं कार्य कर रहा है, खुद बच्चा जो है वो करता है और वो खुद ही दूध पी रहा है। दूसरे वाक्य में बच्चा, माँ जो है वो करता है, करता कौन है, माँ है, किंतु वो दूध नहीं पी रही। दूध पीने का काम कौन कर रहा है, दूध पीने का काम तो बच्चा कर रहा है। तो कर्ता जो है वो कार्य स्वयं तो नहीं कर रहा, किंतु किंतु वो कार्य करने में संलग्न है,
कहीं ना कहीं कार्य से उसका जुड़ाव है। और तीसरा वाक्य है माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। इस वाले वाक्य में माँ क्या कर रही है, माँ जो है वो कर्ता है, किंतु वो काम किसके लिए कर रही है, वो अपने लिए काम नहीं कर रही, बच्चे के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है कर्ता की संलग्नता है। ठीक है, दूध कौन पी रहा है, दूध तो बच्चा खुद ही पी रहा है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन जो दूध पीने का काम है वो बच्चा कर रहा है, माँ नहीं पी रही। तो यहाँ पर जो है कर्ता की संलग्नता है। तीसरे वाक्य में माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, यानी कि माँ स्वयं कार्य नहीं कर रही, बल्कि किससे करा रही है, किसी अन्य व्यक्ति से करा रही है। तो इसके अंदर कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसके अंदर वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सेठ ने मजदूरों से सामान उठवाया, तो सेठ ने खुद कार्य नहीं किया, कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि मजदूरों से करवाया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से खाना बनवाया, ये बड़ी बहन अत्याचार कर रही छोटी बहन पे, खुद खाना नहीं बना रही बल्कि अपनी बहन से खाना बनवा रही है। तो यहाँ पर प्रेरणा दे रही है किसी को कार्य करने की, इसीलिए इनको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इनकी पहचान भी यही है कि क्रिया में वाया, आया, आई, इस तरह के जो है प्रत्यय जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, वैसे ये भी मैं पढ़ा देता हूँ। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, तो ये भी मैं पढ़ा देता हूँ, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये भी पढ़ा देता हूँ। देखिए, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित होते हुए कार्य की प्रेरणा दे, यानी कि जब खुद सम्मिलित है और कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वहां पर होगा प्रथम प्रेरणार्थक। यहाँ पर जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और द्वितीय प्रेरणार्थक होती है जहां पर कर्ता बिल्कुल भी कार्य नहीं करता, स्वयं सम्मिलित नहीं होता, वो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। देखिए, नाम से समझते हैं हम यहाँ पर संयुक्त का अर्थ क्या होता है। संयुक्त का अर्थ होता है दो चीजों को मिलाकर बनाई गई चीज संयुक्त होती है। अब क्योंकि क्रिया की बात हो रही, तो यानी कि दो क्रियाओं को मिलाकर बनी क्रिया, तो इसकी यही पहचान है, इसका नाम ही इसकी पहचान है। दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी क्रिया, दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी क्रिया। जैसे वह उठ बैठा, उठा और बैठा। देखिए, यहाँ पर क्रिया एक ही हो रही है, प्रयोग दो क्रियाओं का हो रहा है, दोनों मिलकर एक ही कार्य कर रही हैं, एक ही क्रिया का अर्थ दे रही हैं। उठ और बैठा, पहले वो उठा उसके बाद वो बैठ गया, ऐसा नहीं है, उसका मतलब है वो उठ ही गया। राधा नाचने लगी, पहले नाची और फिर लगी, ऐसा नहीं है, वो नाच ही रही थी। अमित ने पढ़ाई कर ली, पहले वो पढ़ा और फिर उसने कर ली, ऐसा नहीं है, उसने पढ़ाई कर ली, सम्मिलित अर्थ आ रहा है। राम ने पत्र लिख मारा, तो लिख के किसी के मुंह पे नहीं मार दिया, उसने लिख दिया, इसका अर्थ है लिख दिया। तो दोनों मिल करके एक क्रिया का काम कर रही हैं, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए, वाक्य का अर्थ तो हमें उठ, नाच, पढ़, लिख से ही पता लग रहा है, यही मुख्य क्रियाएं हैं, किंतु बैठा, लगी, कर ली और मारा, ये जो है क्रिया को एक छवि दे रही है। ठीक है, एक हल्का सा एक भाव उसमें परिवर्तित कर रही हैं, लेकिन मिल करके एक ही क्रिया का अर्थ दे रही हैं, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, इसके नाम से ही पता लग रहा है, पूर्वकालिक यानी कि पूर्व में होने वाली क्रिया, एक क्रिया से पहले होने वाली क्रिया। जब दो क्रियाएं हों और एक क्रिया पहले हो जाए, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कमलेश खाकर पढ़ने लगा, वह दौड़कर कूदता है, वह बेचकर सो गई, घोड़े बेचकर सो गई। हमें नहीं पता क्या बेचकर सो गई, हमारा मतलब तो बेचकर से है। तो इसकी पहचान यही है, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान यही है कि क्रिया के अंत में कर शब्द आपको मिलेगा, यही इसकी पहचान है पूर्वकालिक क्रिया की। तो खाकर, दौड़कर, लेटकर, बैठकर, ठीक है, पढ़कर, इस तरह के जितने भी ये कर लगे हुए मिलेंगे जिस क्रिया में, तो समझ जाना कि ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये इसकी पहचान है, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया। आगे चलते हैं। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया को हम नामिक क्रिया भी कहते हैं, इसको नामिक क्रिया के नाम से बोल देते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से जो क्रिया बनती है, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए, इसकी पहचान कैसे करनी है। नाम, नाम को क्या कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। नाम का मतलब है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है, धातु मतलब जो क्रिया बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से जो क्रिया बनती है, उसको हम नाम धातु क्रिया या नामिक क्रिया
कहते हैं। तो संज्ञा से कैसे बनेगी, जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लठ से लठियाना। तो संज्ञा शब्दों से याना, आना, इस तरह के प्रत्यय लगाकर हम नाम धातु क्रिया बना लेते हैं। इसी प्रकार हम सर्वनाम से, जैसे आपसे अपनाना, तो ये शायद सिर्फ आपकी बनेगी और किसी सर्वनाम की नहीं बनती। विशेषण से भी बनाते हैं, जैसे दोहरा से दोहराना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। तो विशेषण शब्दों से भी हम नाम धातु क्रिया बना लेते हैं। और कुछ अनुकरणवाची शब्द होते हैं, जैसे खटखट से खटखटाना, हिन हिन से हिन हिनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, पटपट से पटपटाना। तो ये क्या होते हैं, अनुकरणवाची शब्द होते हैं। और इन क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया भी बोल देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया भी इनको कह देते हैं। तो कभी अगर कहीं अनुकरणात्मक क्रिया लिखा आ जाए तो उसको देख करके विचलित नहीं होना, वो नाम धातु क्रिया का ही एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, कृदंत क्रियाएं पढ़ते हैं। देखिए, कृदंत क्रियाएं जो होती हैं वो किसी मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से बन जाती है। मूल धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब इसको बनाते हैं। मुख्य रूप से 4 इसके प्रकार हैं। कौन कौन से, वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत यानी कि क्रिया में, क्रिया को वर्तमान काल में बनाने के लिए हम क्या क्या जोड़ते हैं उसमें। जैसे जिसमें क्रिया में ता ते ती दिख जाए तो वो कौन सी क्रिया होती है, वर्तमान कालिक कृदंत होता है उसमें। जैसे खेलता, ती ते, देखता देखती देखते, ये कौन सी क्रिया बन गई, ये बन गई वर्तमान कालिक कृदंत। ऐसे ही जब क्रिया को भूतकाल में हम पहुंचा देते हैं, भूतकाल का बोध कराती है, आ ई ए जैसे प्रत्यय इसमें जुड़ जाते हैं। खेला खेली खेले, देखा देखी देखे। ऐसे ही पूर्णकालिक क्रिया है, यानी कि कार्य पूर्ण हो गया। देख कर, खेल कर, उठ कर, बैठ कर, ये कौन सी क्रिया होती है, ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। अभी पढ़ाया था इसके पीछे, वो ये सेम। क्रियार्थक क्रिया, जब क्रिया में ना और ने इस तरह के शब्द ना नी लग जाएं, जैसे खेलना खेलने, देखना देखने, रोने, ठीक है, बैठने बैठना, इस तरह के जब ना ने नी लग जाएं तो वो क्रियार्थक क्रिया होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला सवाल है, मोहन ने माली से दूब कटवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है छोटी सी, कि आपके लिए बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें जरूर से। अगर आपने नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे चलते हैं। मोहन ने माली से दूब कटवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, क्रियार्थक। तो मोहन ने माली से दूब कटवाई, दूब कहते हैं घास को बोलते हैं दूब। माली से दूब कटवाई, मैंने आपको क्रिया बताई थी जिसमें वाई आई आय आना, पिलवाना खिलवाना खिलवाई, इस तरह के शब्द आते हैं। वो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणा दी जा रही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका आंसर तीसरा है, प्रेरणार्थक। इसमें जो हमारा कर्ता होता है वो कार्य में जो है सम्मिलित नहीं होता, वो खुद स्वयं कोई कार्य नहीं करता, बल्कि किसी और को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के मूल अंश को कहते हैं, क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया था। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, धातु या अधातु। अधातु कुछ नहीं होता, तो धातु जो शब्द है वो क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तीसरा सवाल, वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं। देखिए, कर्म होता है तो सकर्मक, नहीं होता है तो अकर्मक, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, में चहचहाती हुई क्रियापद उदाहरण है। चहचहाती हुई, ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो तरह की क्रियाएं और है यहाँ पर। ये वैसे तो नाम धातु क्रिया है, किंतु इसको असमापिका क्रिया भी हम कहेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो आप लगा देंगे। नाम धातु आ गया तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर नाम धातु क्रिया है। अगर यहाँ पर नाम धातु क्रिया ऑप्शन में नहीं होता तो तब इसका आंसर असमापिका क्रिया हो जाता। तो समापिका और असमापिका क्रिया क्या होता है, असमापिका क्रिया, असमापिका क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिससे वाक्य की असमाप्ति का बोध हो। जिससे वाक्य के समाप्त होने का बोध ना हो, वो असमाप्ति होती है। और जिससे समाप्त होने का बोध हो, वो समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया में वो सारी आ जाएंगी जो हमने आपको पढ़ाई है। एक पूर्वकालिक क्रिया को छोड़कर सारी क्रियाएं समापिका क्रिया में ही आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं जिनमें दो धातु होती हैं। देखिए, अब एक एक करके देखते हैं ऑप्शन को। पूर्णकालिक नहीं, पूर्वकालिक होता है। पूर्वकालिक का मतलब है कर यहाँ पर लगा हुआ हो, जहाँ पर कर लगा हुआ पूर्वकालिक क्रिया है। क्रियार्थक में क्या होता है, क्रियार्थक में ना ने ये लगा होता है। सकर्मक जिसमें कर्म होता है। तो ये कह रहे हैं धातु के में जो जिसमें दो धातु हो, दो क्रियाएं हैं, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। ये भी आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सी सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म हो। सकर्मक और अकर्मक की पहचान क्या है, क्या और किसे सवाल करना है, किसे या किसको, एक ही बात है। तो इन दो सवालों में से कोई सा भी सवाल कर लो, जवाब आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। दौड़ना, तो दौड़ना से जवाब क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा।
मुस्कुराना, क्या मुस्कुराता है, किसे मुस्कुराता है, ये भी कुछ इसमें, इसका भी कोई उत्तर नहीं बन रहा। रूठना, क्या रूठता है, किसे रूठता है, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा। पीना, तो पीना जो शब्द है वो यहाँ पर सही है। क्या पीता है, पानी पीता है, ठीक है, जवाब मिल गया। तो यहाँ पर दूध पीता है, पानी पीता है, शरबत पीता है, तो यहाँ पर हमें क्या का जवाब मिल रहा है। तो यहीं पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक। आगे बढ़ते हैं। वह अभी सोया है, वाक्य की रेखांकित क्रिया कौन सी है, वह अभी सोया है, अकर्मक सकर्मक, फिर वही जवाब, क्या और किसे। तो क्या सोया है, पता नहीं क्या सोया है, किसे सोया है, इसका भी कुछ तुक नहीं बनना। क्या और किसे का जवाब यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये अकर्मक क्रिया है, इसका आंसर है अकर्मक। नाचना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, नचाना, नचवाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, और नचवाना हो जाएगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये आप समझ लेना, ज्यादातर जो सवाल आएगा वो सिर्फ यही आएगा, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रथम और द्वितीय वाला तो मुझे नहीं लगता कि सवाल आएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया है, कभी अगर किसी एग्जाम में आ भी जाता है तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। भेड़ खेत में चल रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, चल रही है। तो यहाँ पर भी सवाल करेंगे, कौन से सवाल, क्या और किसे। तो क्या चल रही है, कुछ नहीं जवाब मिल रहा। किसे चल रही है, किसे चल रही है, कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, ना तो हमें क्या का जवाब मिल रहा और ना ही किसे का जवाब मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा साइकिल से गिर गया में किस प्रकार की क्रिया है। देखो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, समझ में ज्यादा, जब कभी एकदम समझ में नहीं आया ऑप्शन देखकर, तो हम एक एक ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं। पूर्वकालिक कौन सी होती है, इसमें कर जुड़ा होता है, यहाँ पर कहीं कर लगा है, कहीं नहीं लगा किसी भी धातु में। नाम धातु क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों से जो बनी होती है। ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं नजर आ रहा। प्रेरणार्थक, वाना, आना, इस तरह के भी कोई क्रिया यहाँ नजर नहीं आ रही। तो बचा क्या, संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी दो क्रियाओं से, गिर और गया। साइकिल से पहले वो गिरा और उसके बाद वो चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों क्रियाएं मिलकर एक अर्थ दे रही हैं, गिर और गया मिलकर साइकिल से गिरने का ही अर्थ दे रही हैं। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो क्रिया के ऊपर, मैंने पूरी डिटेल से आपको समझा दिया है। अगर आपको कहीं पर डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो समझ लेना आपको कोई क्रिया समझा ही नहीं सकता। एक जरूरी बात आपसे बतानी थी दोस्तों, अब हम PYQ शुरू कराने जा रहे हैं, जिसमें हम पिछले DSSB के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए 20-20 हिंदी के, सामान्य हिंदी के प्रश्नों को, व्याकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। टाइम टाइम पे जो वीडियो हैं उन्हें आपको देखते रहना है, जिससे कि आप परीक्षाओं में कोई भी गलती ना करें। धन्यवाद।